कितने स्लाइड हुए थे इसमें? 105। अभी तो 200 तक पहुंचने वाला है ये। 189 सुबह बनाई है मैंने, 105 नंबर पे 152 तक हो जाएगा आज, होना चाहिए। 110 गोदावरी ये प्ले पे आएगा ना फ्रंट। इससे पिछला लास्ट हो सके था, इसके पीछे वाला सही है। नेक्स्ट सो नेक्स्ट आपके पास है गोदावरी रिवर गोदावरी है ना पिक्चर। सो नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज प्लान टू आउटसोर्स 60 सैनिटरी वर्कर्स थ्रू प्राइवेट एजेंसी टू क्लीन दी गोदावरी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो नासिक का जो नगर निगम है उन्होंने हाल ही में 60 सैनिटरी मतलब सफाई कर्मचारियों को रखने की बात की है, जो कि स्पेशली प्राइवेट एजेंसी से आएंगे, एक निजी एजेंसी से आएंगे और गोदावरी नदी की सफाई करेंगे। अब सिंपल हमें किस पे फोकस करना है? रिवर गोदावरी के ऊपर। सो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, गंगा के बाद। थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में, जो कि 10% इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। सो अगर हम गोदावरी रिवर की बात करें, ऐसे देखेगा नहीं, थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। सो अगर हम गोदावरी रिवर की बात करें, गोदावरी रिवर जो है ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी के बाद, राइट। और ये थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में, जिसका जो ड्रेनिंग एरिया है, जिस रास्ते में बहती है, उसमें ये 10% इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है। तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 10% भाग ये कवर करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, तो इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, which translate into South Ganga River. The origin of Godavari River is from Brahmagiri Mountain in Trimbakeshwar, जो कि नासिक में है। तो इसका जो ओरिजिन है वो ब्रह्मगिरी से होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत से, जहाँ पे त्रिम्बकेश्वर नाम की जगह है, वहां से ये नदी अपना उद्गम स्थल है। इसका लेंथ जो है इसकी लगभग 1465 किलोमीटर तक ये बहती है, और गंगा कितना 2525 किलोमीटर तक बहती है। ये इसका पूरा ड्रेनेज है गंगा का। नेक्स्ट, it finally empties into the Bay of Bengal at Narsapuram, West Godavari district, आंध्र प्रदेश। तो एंड में ये अपना पानी एंड में कहां पे ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, और जहां पे ये मिलती है समंदर में उसको कहते हैं नरसापुरम, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। द मेन स्ट्रीम ट्रेवल्स थ्रू 3 स्टेट्स, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों से गुजरती है आपकी गोदावरी नदी। सो उसके अलावा वाइल इट्स बेसिन इंक्लूड मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो इसके जो अदर जो बेसिन पार्ट्स है दैट इज इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़। बाकी और भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, बट जो अपर आपके पास फैक्ट है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है सिंपल, द बेसिन इज बाउंडेड बाय द सतमाला हिल्स, अजंता रेंज, महादेव हिल्स एंड ईस्टर्न घाट। सो सिंपल इसमें दे रखा है कि जो इसका बेसिन रीजन है, कुछ एक इसमें सतमाला हिल्स का भाग पड़ता है, कुछ एक अजंता का भाग पड़ता है, महादेव हिल्स का यहाँ पे पार्ट पड़ता है, और कुछ एक ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का भी एरिया इसके अंडर आता है। गोदावरी बेसिन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल थ्रू साउथ वेस्ट मानसून। तो जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी जब मानसून आता है भारत में, तब सबसे ज्यादा पानी इसमें रेनफॉल के थ्रू आता है। इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है प्रावरा, पूर्णा, मंजरा, वेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा एंड द प्राणहिता। वेनगंगा एंड वर्धा को इकट्ठा कहते हैं, आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, इसको इकट्ठा आप नाम देते हैं प्राणहिता का, इसको कहते हैं प्राणहिता। ये इसकी एक टाइप से ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, और उसमें इंद्रावती भी मिलती है, मनेर भी मिलती है, देन साबरी भी। तो दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज, ये इसकी मेन सहायक नदियां हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज है आपकी गोदावरी रिवर की। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एंट्रिम फोर्स इन लेबनान। सो यूएन की एक फोर्स है दैट इज एंट्रिम फोर्स इन दी लेबनान रीजन। तो वहां पे यूएन की ऐसी गाड़ियां चलती हैं। यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा जगह पे काम करता है, चाहे पीस कीपर भेजना है, चाहे आपकी कुछ एक फोर्सेस को सेंड करना है। जैसे अफगानिस्तान में भी काफी समय तक रहे,
पर पठानों से जीत नहीं पाए, पठानों ने इनको हरा ही दिया, एंड में हरा तो दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, क्योंकि इनके सारे के सारे रिसोर्सेज वहां पे कंज्यूम हो रहे थे। लगभग 5,000 से ज्यादा यूएस सोल्जर्स की जान गई है यहाँ पे, अफगानिस्तान में जब तक रहे हैं ये बेस बना के। तो एंड में इनको रिमूव करना पड़ा अपनी फोर्सेस को, फिर तालिबान को टेक ओवर करना था। अब इंडिया के लिए तालिबान अच्छा है या इंडिया के लिए जो पुराना अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी वो अच्छी है? इंडिया का तालिबान के साथ भी ऐसा कोई मतभेद नहीं है, वो तो किया, बट अभी तालिबान के साथ भी हमारे कोई इशू नहीं है, बट तालिबान का पाकिस्तान के साथ इशू है, इसलिए उनके बहुत ज्यादा स्ट्राइक चलते रहते हैं। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए, तालिबान तो वैसे है ही अपना, आप कह सकते हैं कि आइसोलेट कर रहे हैं पूरे के पूरे अफगानिस्तान को। पहले अफगानिस्तान में लिबरल था, बट अभी लिबरल नहीं है। हम ये कहते हैं कि कहीं सलून पे अगर लेडी की पिक्चर लग रखी है तो उसको भी ब्लैक कर देते हैं उससे, है ना। वो कहते हैं कि सलून नहीं होने चाहिए, लेडीज स्कूल ना जा सकती, पढ़ नहीं सकती, है ना, पिक्चर नहीं देख सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी सऊदी में जब नए आपके सुल्तान बने थे सलमान, उनका बहुत बड़ा नाम है ऐसे, तो सलमान जी ने क्या किया कि वहां पे थिएटर ओपन कर दिए, और वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि लेडी भी थिएटर जा सकती है, लेडी भी ड्राइव कर सकती है ना। सो उस टाइम पे न्यूज में चल रहा था, तो उससे ये पता लगता है कि वो कितना ज्यादा पिछड़े हुए, कितना ज्यादा नैरो माइंडेड है, राइट। सो अब तालिबान में भी ये सब चीजें चल रही है। अफगानिस्तान, दैट इज तालिबान। So Israeli forces launched an attack on the headquarters of United Nations interim forces in Lebanon, UNIFIL in South Lebanon recently. तो लेबनान का जो आपका दक्षिणी क्षेत्र है, साउदर्न जो लेबनान क्षेत्र है, वहां पे यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरिम एक टाइप से फोर्स है लेबनान में, जो लिबरेशन फोर्स है, उसके ऊपर, उसके हेडक्वार्टर के ऊपर इजरायली फोर्सेस ने अभी अटैक किया। अब ये UNIFIL काम क्या करता है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, इसका काम क्या है मेन? सो ये पीस कीपिंग का काम करते हैं, मतलब जहां पे भी कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, जहां पे भी कोई तनाव चल रहा हो, कोई टेंशन चल रही हो दो कंट्री के बीच में, तो वहां पे ये पीसफुल फोर्स का काम करते हैं, मतलब वहां पे शांति बनाने का ये काम करते हैं। ओरिजिनली सेटअप बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये से यूएनएससी ने बनाया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, मार्च 1978 में। और आफ्टर इजराइल फर्स्ट इन्वेडेड लेबनान इन व्हाट बिकेम नोन एज साउथ लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान की, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जब उन्होंने देखा कि इजराइल बहुत सारे अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर, इसको इन्वेड करना चाहता है, तो उस टाइम पे इन्होंने इसको बनाया था। और इस जगह का नाम इन्होंने रख दिया बाद में साउथ लेबनान कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तनाव। कॉन्फ्लिक्ट जो है एक टाइप से युद्ध नहीं है, युद्ध अलग चीज है, वॉर नहीं दे सकते इसको नाम, कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि हम कहते हैं इंडिया चाइना वॉर, वॉर नहीं लिखना चाहिए, अगर आप देखें इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से तो वो कॉन्फ्लिक्ट है, तनाव है, टेंशंस हैं। सो UNIFIL was established to oversee the Israeli withdrawal from Lebanon and to restore peace and security in the area। तो कह रहे हैं कि लेबनान में जो इनका ये बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है, जो इंटरफेरेंस है इजरायलियों का, उसको कम करना है, और जो आपका लेबनान का साउथ पार्ट जो है उसको इनसे एक ऐसे आजाद करवाना, मुक्त करवाना या फिर स्वतंत्र करना इनका मेन काम है। आफ्टर 34-day वॉर इन लेबनान बिटवीन हेजबोल्लाह एंड इजराइल इन 2006 in which 1100 Lebanese people were killed, UNIFIL mandate was expanded to monitor the cessation of hostilities, support Lebanese armed forces deployed through southern Lebanon। तो सिंपल कह रहे हैं कि लेबनान और लेबनान के और हिजबुल्लाह के बीच में बहुत ज्यादा तनाव हुआ, लड़ाई हुई, इजराइल के साथ लड़ाई उनकी 2006 में। तो लगभग उस समय लेबनान के 1100 लोगों की मृत्यु हुई थी। और UNIFIL का मेन मैंडेट ये था कि जितने भी आपके यहाँ पे जो टेरिटरी इजरायलियों ने लेबनान की अपने अंडर ले ली है, मतलब उसको उन्होंने इन्वेड किया है, उसको फ्री करवाया जा सके, और जो लेबनान की जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, राइट, उनके सपोर्ट में रहे। कुछ एक लेबनान के जो इनके आर्मी के सिपाही थे, उनको उन्होंने एक टाइप से अपने पास कैप्टिव भी रखा था, हॉस्टाइल बना के रखा था, मींस उनको उन्होंने अपने कब्जे में भी ले रखा था। तो उसके लिए काम करते हैं, मतलब लेबनान को ये एक टाइप से फ्री करना चाहते हैं फ्रॉम इजरायली अटैक्स, सिंपल। What is Aurora lights, है ना, Aurora Borealis and Aurora Australis। So ये दो प्रकार की लाइट्स हैं। Aurora Borealis and Aurora Australis।
इनको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्थ पोल पे ज्यादातर देखी जाती है। सो ये ऐसी दिखती है लाइट्स, पिक्चर आपके सामने दे रखा है। ये क्या होता है? क्योंकि जो आपकी अर्थ है उसमें पैलियोमैग्नेटिज्म है, मींस अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो कई बार यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये मल्टीपल कलर की यहाँ पे लाइट एमिट करता है। सो नाइट स्काई वाज illuminated recently by the northern lights or the aurora borealis, visible in the parts of the world including United States, Canada, US, UK, Canada, Germany and even Henley Village in Ladakh। तो जितने भी आपके रीजन, जितने भी आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रीजन नॉर्थ पोल के नजदीक है, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब आपका जो अर्थ का जो अपर पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इस क्षेत्र में, जो कि पूरा का पूरा हाई एल्टीट्यूड रीजन है। हाई एल्टीट्यूड रीजन में जितने भी वर्ल्ड के एरियाज हैं उसमें ये लाइट्स देखी जाती है। जैसे कि आपका यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके, जर्मनी एंड हेनली जो कि लद्दाख का है, तो वहां पे भी ये लाइट्स देखी गई। अब ये यहाँ पे दे रखा है कि ऑरोरा है क्या। सो एन ऑरोरा इज अ नेचुरल लाइट display in Earth's sky predominantly seen in high latitude region around the Arctic and Antarctic। तो ज्यादातर ये लाइट्स जो है नेचुरल लाइट्स हैं जो कि अर्थ के स्काई के ऊपर देखने को मिलती है, ज्यादातर जहां पे हाई लैटिट्यूड है या सिंपल जहां पे हाई एल्टीट्यूड रीजन होता है, लगभग 60 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री नॉर्थ से अब आपका क्षेत्र या फिर आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन में ये देखने को मिलती हैं लाइट्स। ऑरोराज आर कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स, that is electrons and protons of the solar wind with atoms of the upper atmosphere। तो उत्तरी वायु, सिंपल जो आपका अपर एटमॉस्फेयर है वहां पे जो आपकी सोलर विंड है और जो आपके देयर इज आयनाइजेशन जो होती है आपकी प्रोटॉन्स की और आपके इलेक्ट्रॉन्स की, उसके कारण ये लाइट्स आपको देखने को मिलती है। ऑरोरा जो है ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं, ब्रिलियंट लाइट्स होती हैं दैट अपीयर्स एज कर्टन्स, रेज, स्पाइरल्स या फिर फ्लिकर्स। तो ये डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट टाइप्स में देखने को मिलती हैं। They are also commonly known as northern lights, aurora borealis, और southern lights as aurora australis। तो अगर साउथ में आ रही है तो उसको ऑस्ट्रेलियस कहते हैं, नॉर्थ में आ रही है तो बोरिलियस कहते हैं। और aurora borealis क्या है? Often called northern lights। It occurs in the northern hemisphere, predominantly region near Arctic region। जो भी क्षेत्र आर्कटिक रीजन या नॉर्थ पोल के नजदीक है वहां पे ज्यादा ये लाइट देखने को मिलती है। अब आर्कटिक रीजन के नजदीक कौन कौन से है? नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, कनाडा एंड अलास्का। दीज आर वेरी नियर टू आर्कटिक रीजन। चाहे अलास्का है, कनाडा है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन या नॉर्वे है, दीज आर वेरी नियर टू आपका आर्कटिक रीजन। द नॉर्दर्न लाइट्स रिजल्ट फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन, मेनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट। एंड ये आपको अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर की वजह से, मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके कारण देखने को मिलती हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल में, सिंपल। सो दीज आर ऑरोरा लाइट्स। कनाडा में देखी गई थी पिछले साल ना, बहुत सारे आपके जो मित्र या रिश्तेदार बाहर रहते होंगे उन्होंने इसकी स्नैप डाली होगी, राइट। नेक्स्ट है रेयर डिजीजेस। रेयर डिजीजेस ऐसी बीमारियां जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है ना। रेयर को कहते हैं दुर्लभ बीमारियां, है ना, दुर्लभ रोग। तो ये रेयर है, मतलब दुर्लभ है। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट issued directions aimed at improving the availability of so-called drugs which are medications used to treat rare diseases। तो दिल्ली उच्च न्यायालय का भी एक डायरेक्शन आया है, एक फैसला आया है कि हमें जितने भी आपकी जो ऑर्फन ड्रग्स हैं, ऑर्फन ड्रग्स का सिंपल सा मीनिंग है ऐसी ड्रग्स जो कि आपकी रेयर डिजीजेस को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। मींस ये अभी तक बनी नहीं है ऑर्फन, इनका कोई माई बाप नहीं है, दैट इज एक टाइप से ये दीज आर क्या कह सकते हैं इसको, ऑर्फन है। ऑर्फन मींस अभी इनके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है। रेयर डिजीज जैसे आपने कल देखा था आर्थराइटिस, उसमें कोई ऐसी बीमारी है नहीं कि पूरा का पूरा आर्थराइटिस ठीक कर दे। फिर जैसे सिकल सेल का तो है, फिर एक और आपको मैंने बताया था दूसरा आज जो हम डिस्कस कर रहे थे अल्जाइमर, है ना। फिर जो कौन बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, उसकी कोई बीमारी मतलब जो नेचुरली अक्कर होती है बट उनका कोई एज सच कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो दीज आर दी ऑर्फन ड्रग्स, क्योंकि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो कह रहे हैं कि हमें जो आपकी रेयर डिजीजेस हैं, जो दुर्लभ रोग हैं, उनको ठीक करने के लिए जो बीमारियां नहीं ठीक हो पाती हैं, दवाइयों के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और रेयर डिजीज इज अ हेल्थ कंडीशन
of low prevalence that affects a small number of people compared with the other prevalent diseases in the general population. सिंपल कह रहे हैं जो आमतौर पर लोगों में बीमारियां होती हैं, है ना, उनके लिए तो दवाइयां हैं, बट रेयर डिजीजेस या फिर जो आपकी दुर्लभ बीमारियां ये कुछ एक लोगों में ही पाई जाती है, और कुछ एक लोगों में पाने जाने के साथ साथ में इनके लिए कोई भी ऐसा इलाज भी मुहैया नहीं होता। बट आमतौर पर जो बीमारियां हैं, प्रेवलेंट जो डिजीजेज हैं, उनके लिए ज्यादा आपके पास दवाइयां मिल जाती है। So there are 7 to 8,000 classified rare diseases, but less than 5% have therapies available to treat them. तो लगभग 7,000 से 8,000 ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं जो कि पाई जाती है, बट उनके ऊपर कोई थेरेपी या उनके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। लगभग 5% है जिनके लिए अभी थेरेपीज, मतलब जिनके लिए उपचार या उनके लिए इलाज संभव है। A condition is considered to be rare disease if its prevalence is less than 1 case per 1,000 पॉपुलेशन। तो किसी भी कंडीशन को, किसी भी बीमारी को या किसी भी स्थिति में किसी बीमारी को आप रेयर डिजीज तब कहते हैं जब अगर 1000 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को बीमारी हो रही है, तो वो आपकी रेयर डिजीज है। रेयर डिजीजेस के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि आपका, अरे आप नाम बताइए, जैसे अल्जाइमर है, डाउन सिंड्रोम है, एक आगे वो बीमारी आएगी जिसके ऊपर उन्होंने बात की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आप अपने सुझाव बताइए कि रेयर डिजीजेस के ऊपर क्या काम करना चाहिए। तो आप उसमें बता सकते हैं कि अभी बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर को यूज करिए, सारे डीएनए बेस पेयर की पहले स्टडी कर सकते हैं आप, कौन से पार्ट ऑफ डीएनए में इशू है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से और बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके आप जो रेयर डिजीज है उनको क्योर कर सकते हैं। तो उसमें आप ये भी दिखा सकते हैं कि साइंटिफिक आपकी चाहे जितनी मर्जी एवोल्यूशन हो चुकी है, जितना ज्यादा इनोवेशन हो चुकी है, बट स्टिल ऐसी बीमारियां एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर साइंस भी काम नहीं कर पा रही है। सो इसके लिए और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है और इनोवेशन की जरूरत है। तो मल्टीपल डायमेंशंस में हमें अभी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। क्वेश्चन अच्छा है इनका, पर ध्यान बाहर है। अव्वल इधर देखो सामने, व्हाट इज एक्स बैंड radar? After recent devastating flood and landslide in Kerala's Wayanad district, Union Ministry of Earth Science approved X-band radar to be installed in the district. So, एक बहुत ही घातक यहाँ पे बाढ़ आई, कहाँ पे? केरला में। केरला के कौन से रीजन में? वायनाड रीजन में, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके साथ साथ में इस डिवास्टेटिंग फ्लड और लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक नया एक्स बैंड का रेडार यहाँ पे लगाने के लिए बात की है कि इस जिले में ये इंस्टॉल किया जाए। अब एक्स बैंड का रेडार क्या है? ये रेडिएशन एमिट करता है, कौन सी? एक्स बैंड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जिनका जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू 8 to 12 गीगाहर्ट्ज। और स्मॉलर वेवलेंथ भी है यहाँ पे रेडार की, जो कि इमेजेस ले सकती हैं हाई रेजोल्यूशन की। सिंपल, इस रेडार को यूज करके आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ले सकते हैं, जहां पे भी कोई इशू हो उसको आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक और आएगा आगे टॉपिक जहां पे क्लाउड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल इन एक्स बैंड के रेडार्स को यूज करके किसी भी एरिया में कौन से इवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल हो सकता है, तो उससे आप जो है अपनी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। आप इसको डिटेक्शन के लिए, रेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब आपदा से पहले भी, आपदा के समय भी, आपदा के बाद भी। तो उसके लिए इसको उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो फिर वही बात है, नोन एज डॉपलर रेडार, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है ड्रैगन ड्रोन्स बट नॉट एज पॉसिबल की पूछा जा रही है। ज्यादातर आपके ड्रोन्स या मिसाइल्स या फिर रॉकेट्स वही पूछे जा रहे आ रहे हैं ज्यादातर न्यूज में, जैसे कि चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर है, चाहे इजराइलियों का लेबनान के ऊपर इशू है। सो जहां पे भी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दी वर्ल्ड, वहां पे जो भी हथियार यूज किए जा रहे हैं वो आपकी न्यूज में चल रहे हैं। सो ड्रैगन ड्रोन को यहाँ पे यूज किया गया है। अब ये डेडली न्यू वेपन है जो कि आसमान में उड़ाया गया। ड्रोन क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, बिना किसी इंसान की मदद से जिसको आप हवा में उड़ा सकते हैं, और एक व्हीकल है, एक वाहन है। सो अ डेडली न्यू weapon has taken to the skies in the Russia-Ukraine war. Both sides have posted visuals of the drones appearing to rain down fire, earning this weapon the moniker or Dragon
ड्रोन। सिंपल कह रहे हैं कि यहाँ पे रशिया यूक्रेन के वॉर के बीचों बीच एक ड्रोन को यूज किया गया, और ये जो ड्रोन है इसको ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डेडली है, मीन्स ये बहुत ज्यादा घातक है, लीथल वेपन है। और जब ये ड्रोन उड़ता है तो साथ साथ में आग छोड़ता है। आग मीन्स एक टाइप से फायर, यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने कि इट रेन डाउन फायर। जैसे ड्रैगन आपने देखे होंगे ना, मूवीज में दिखाते हैं ड्रैगन के मुंह से आग निकल रही है, तो वैसे ही इस ड्रोन से ये आग छोड़ता है, मीन्स एक टाइप से ये वेपन है, डेडली वेपन है। सो ये ब्लास्ट होता है एंड देन इसको वेपन की तरह यूज किया जाता है, सो इसलिए ड्रैगन ड्रोन इनका नाम दिया गया है। सो ड्रैगन ड्रोन्स essentially release a substance called thermite, a mixture of aluminium and iron oxide, developed a century ago to weld railroad tracks। तो आप वेल्डिंग के लिए जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, Al2O3 एंड Fe2O3, Fe2O3 ये आप यहाँ पे यूज करते हैं फॉर दी, जैसे आपने वेल्डिंग में देखा होगा ना, वो एक तार जैसी होती है उसको यूज करते हैं। वैसे कह रहे हैं कि जो पहले किसी समय वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता था थर्माइट, उसी को इसमें इंस्टॉल किया गया। मतलब ये बहुत घातक है क्योंकि वो क्या करता है, बहुत स्पार्क छोड़ता है, बहुत आग छोड़ता है। वैसे ही इसमें उस मिक्सचर को यूज किया गया एज अ गन पाउडर, राइट। वर्किंग क्या है, जैसे ही जलता है यूजली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, राइट। थर्माइट ट्रिगर्स अ सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सटिंग्विश। तो जब ये एक बार जलता है, जलने के बाद इसको बुझाना, इसकी आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज से जलता है। थर्माइट जब जलना शुरू हो जाए, सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन है, मतलब खुद ही अपने आप को सस्टेन कर सकता है लंबे समय तक, एंड इट इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है कि इसको बुझाना, इसकी आग को रोकना मुश्किल है। इट कैन बर्न थ्रू ऑलमोस्ट एनीथिंग फ्रॉम क्लोथ्स टू ट्रीज टू मिलिट्री ग्रेड व्हीकल्स एंड कैन इवन बर्न अंडर वाटर। ये कह रहे हैं कि इसकी जलने की इतनी ज्यादा पावर है कि ये खुद ही जल सकता है। और कहां पे जल सकता है? कपड़े जला सकता है, किसी ट्री को आग लगा सकता है, कोई मिलिट्री का व्हीकल है उसको भी जला सकता है, इवन अंडर वाटर, पानी के नीचे भी जल सकता है। सो बहुत ज्यादा लीथल है, राइट। ऑन ह्यूमंस इट कॉजेज सिवियर पॉसिबल फेटल बर्न्स एंड बोन डैमेज। अगर ये किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ा जाए तो उसकी फेटल मीन्स उसके लिए घातक हो सकता है, उसको जला सकता है, उसकी हड्डियां भी जला सकता है, राइट। कंबाइनिंग थर्माइट विद हाई प्रिसीजन ड्रोन्स दैट कैन बाईपास ट्रेडिशनल डिफेंसेस मेक ड्रैगन ड्रोन हाईली इफेक्टिव एंड डेंजरस। ये बोल रहे हैं कि जैसे ही इन ड्रोन्स के साथ इन्होंने थर्माइट को ऐड कर दिया है, तो जो ये ड्रोन्स हैं, पहले तो ये जो ड्रोन है ये हाई प्रिसीजन का है, जहां पे अटैक करना है वहीं पे सटीकता से वहां पे जाकर अटैक करेगा। साथ साथ में जो ट्रेडिशनल हम यूज करते थे ड्रोन्स, उनके जैसा नहीं है, ये इफेक्टिव है और डेंजरस भी है। इन रिसेंट टाइम्स दीज ड्रैगन ड्रोन्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन फर्स्ट डिप्लॉयड इन द रशिया यूक्रेन वॉर अराउंड सितंबर। तो ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार इनको रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान ही इसे यूज किया गया है। और केस में इंटरनेशनल रेगुलेशन, थर्माइट को अगर देखा जाए तो किसी भी लड़ाई में अलाउड नहीं है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, बट ये यूज कर रहे हैं। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, तो इसमें ये कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय इन्होंने कहा था कि कुछ एक वेपन जो है उनको आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। तो उन्होंने कहा कि थर्माइट वैसे अलाउड नहीं है बट ये इसको यूज कर रहे हैं। ये कुछ एक बॉक्सेस मिले हैं जिसमें थर्माइट रखा हुआ है, साथ साथ में ये आपके पास ड्रोन वगैरह में इसको ऐड कर रहे हैं। सो थर्माइट बहुत घातक है, बहुत लीथल है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है कई बार। सो वो जो आपने किया था एनवी स्टैट इंडिया 2024, उसके कुछ एक डाटा के हिसाब से ये जो टाइगर रिजर्व है ये न्यूज में आया है। So according to the recently released NVStat, they have drafted a bill in which marriage was 9 for girls. हाँ जी। So according to recently released NVStat's India 2024 report, the Nagarjun Sagar Sriselam Tiger Reserve has been ranked first among India's 55 tiger reserves for its leopard population with an estimated 360 leopards। तो सिंपल कह रहे हैं कि अभी जो एनवी स्टैट नाम की रिपोर्ट आई थी एनवायरमेंट के स्टैटिस्टिक्स के लिए 2024 की, तो उसमें ये पाया गया कि जो भारत में जितने भी 55 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं
ऑन 55 टाइगर रिजर्व में टॉप पे जो आपका टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे लगभग जो लेपर्ड्स हैं, जो तेंदुए हैं, उनकी तादाद 360 यहाँ पे उनका कैलकुलेट किया गया है। सो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये नालामाला हिल रीजन्स में है, जो कि ईस्टर्न घाट्स में है आंध्र प्रदेश में। तो ये नालामाला हिल रेंजेस हैं, नालामाला की पहाड़ियां हैं, वहां पे ये टाइगर रिजर्व पाया जाता है। दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री, स्प्रेडिंग ओवर एन एरिया ऑफ 5937 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसका एरिया 5937 स्क्वायर किलोमीटर है। इट होस्ट लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द ईस्टर्न घाट। तो अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाटों की, तो सबसे बड़ा टाइगर पॉपुलेशन इसी भाग में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट का। इट इज नेम्ड आफ्टर टू मेजर डैम्स, दैट इज नागार्जुन सागर एंड दूसरा श्रीशैलम। तो दोनों ही नाम जो है इसके वो दो डैम्स के ऊपर है, नागार्जुन सागर डैम एंड श्रीशैलम डैम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इसी के अंदर आती है। मतलब दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागार्जुन सागर के अंदर ही आती है। रिवर कृष्णा ट्रावर्सेस थ्रू इट्स दिस रिजर्व फॉर अ लीनियर डिस्टेंस ऑफ अराउंड 270 किलोमीटर। तो रिवर कृष्णा, जो कृष्णा नदी है, वो भी इसी एरिया से, मतलब इसी टाइगर रिजर्व से होते हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए गुजरती है लगभग 270 किलोमीटर तक। टोपोग्राफी क्या है, ये एक टाइप से प्लेटो है, रिज है, गॉर्ज है और यहाँ पे डीप वैलीज है। बाकी वेजिटेशन दे रखा है, फ्लोरा फाउना दे रखा है, वो आप अलग से पढ़ सकते हैं। बट ये अभी टॉप किया है इसने एनवीसैट सर्वे 2024 में। महा ईवी का सिंपल मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट वांट्स कि आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। फेम इंडिया करके एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, फास्टर अडॉप्शन एंड समथिंग ईवी इसमें दे रखा है इन्होंने, फेम का नाम नहीं दिया। फेम इंडिया करके स्कीम है और फेम इंडिया जो स्कीम चलाई है फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये चलाई है हैवी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। उन्होंने ये चला रखी है स्कीम। तो इसको चाहती है गवर्नमेंट की आप ज्यादा से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। जो आपके कन्वेंशनल व्हीकल हैं, जो कि डीजल और पेट्रोल से चलते हैं, उनको कम यूज करें, सो दैट एनवायरनमेंट बचा रहे। बट गवर्नमेंट ने इसके लिए जो चीजें करनी थी वो की नहीं है, इसलिए अभी कम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि एक तो महंगा है, बैटरी का इशू है, चार्जिंग स्टेशन का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए इसको ज्यादा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन। सो मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन, ये गवर्नमेंट ने चलाया है, MAHA, दैट इज मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज। सो इसका मेन फोकस क्या है, वही डेवलपमेंट ऑफ की ईवी टेक्नोलॉजीज। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नई टेक्नोलॉजी का विकास करना, नए आपको सिस्टम यहाँ पे डेवलप करने पड़ेंगे ताकि आप डिपेंडेंट ना रहे किसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, ताकि आप डोमेस्टिकली ही इन चीजों को बनाए भारत में ही, और भारत को ग्लोबल लीडर बनाए इन दी ईवी सेक्टर, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज को इंडिया में ही बनाए, बाहर के देशों से कम खरीदे जाए इसके इक्विपमेंट्स, ऑल्सो डोमेस्टिक इंडस्ट्री यहाँ पे बनाई जाए, नए नए इसके लिए आविष्कार किए जाए, इनोवेशन किए जाए, और भारत को यहाँ पे एक लीडर बनाया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में। सो यहाँ पे इन्होंने इसको बनाया है, दैट इज एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज प्रोग्राम, डिजाइन टू कैटलाइज मल्टी इंस्टीट्यूशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी इन्वेस्टिगेटर कोलैबोरेशन टू टैकल क्रिटिकल साइंटिफिक चैलेंजेस। तो सिंपल इसमें इन्होंने बोला कि हमें अभी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स करने हैं, नए टूल्स डेवलप करने हैं। गवर्नमेंट इनमें कुछ एक जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको सब्सिडी भी देगी, उनको प्लांट लगाने के लिए लैंड देगी। सो गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें स्टार्टअप अगर आए तो वो उसके ऊपर ही आए। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मिनिस्टर का नाम नहीं मुझे याद रहा, आई थिंक अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लोग क्या करते हैं, जोमेटो को देखते हैं और जोमेटो से इंस्पायर हो जाते हैं। नितिन गडकरी ने कहा है, और कह रहे कि जोमेटो देखते हैं, आप बोलते हैं भाई क्या स्टार्टअप है, क्या मजा आ गया। ये कोई नई सोच तो ना है, बस ये खाना पहले जो ढाबों में बनता था अब वो ऑनलाइन आ रहा है,
कोई बड़ी इसमें नहीं है, सिर्फ एक ऐप बनाया है, इस ऐप को यूज कर रहे हैं। टैक्सियां वैसे भी चलती थी, बट आपने क्या किया, उबर ओला बना दिया, उनको आपने मोनोपलाइज कर दिया, राइट। आपकी फ्लाइट पहले बुक होती थी पर एजेंट के थ्रू बुक होती थी, आपने उसको ऑनलाइन कर दिया। कोई बड़ा स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप वो होता है जहां पे आपने नई इनोवेशन की है। तो कह रहे कि आपने सिर्फ एक ऐप बना दी, उसको आपने सेंट्रलाइज कर दिया, बात चल पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, बिजली के बिल पहले ही भरे जाते थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, नया पोर्टल बना दिया, अब ऑनलाइन भर दो। पर भरना तो बिजली का बिल ही है, उसमें कोई नई चीज तो नहीं कर रहे आप, बट उसमें ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, उसमें कैश देना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, थोड़ा इजी हो गया। बट ये कह रहे हैं कि जोमेटो जैसी, इसको आप स्टार्टअप नहीं कह सकते। स्टार्टअप वो है जहाँ पे कंपनी भी न्यू स्टार्ट हुई है और इनोवेशन भी न्यू हुआ है, मतलब ऐसा कभी कोई चीज हुई नहीं है। सो नया आविष्कार जो उसी को स्टार्टअप का नाम देना चाहिए। तो उन्होंने एक टाइप से उनको क्रिटिसाइज भी किया है। नेक्स्ट, बायोपॉलीमर्स। पॉलीमर क्या है? हाँ, जिनके लॉन्ग चेन बनते हैं, जैसे कि आपके मल्टीपल टाइप के पीवीसी। पीवीसी ऑल्सो आपका एग्जांपल है पॉलीमर्स का। तो पॉलीमर्स, मैक्सिमम आपके पॉलीमर जो है ये आर्टिफिशियल होते हैं, बट कुछ एक पॉलीमर्स आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी इनको बनाया जा सकता है। Biopolymers. So next, these are the materials that have been manufactured from biological sources such as fats, vegetable oils, sugars, resins and proteins. तो ज्यादातर आपके पॉलीमर जो हैं ये कह रहे हैं कि कुछ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी बनाए जाते हैं, बट जैसे पीवीसी वगैरह जो है आपके प्लास्टिक के जितने भी हैं, दीज आर आर्टिफिशियल। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आप फैट को यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को यूज कर सकते हैं, शुगर यूज कर सकते हैं, रेजिन्स यूज कर सकते हैं एंड प्रोटीन्स। बायोपॉलीमर्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देन सिंथेटिक पॉलीमर्स। सो बायोपॉलीमर्स जो हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द सिंथेटिक पॉलीमर्स, देयरफॉर दे आर मोर एक्टिव इन द वाइवो। In vivo means internally. And next ये कह रहे हैं कि furthermore the polymers are biodegradable. अगर आप एक प्लास्टिक पॉलीमर यूज कर रहे हैं, उसको बनाने में आपको सिंथेटिक प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा, मल्टीपल आपके चेन रिएक्शंस होंगे। ऑल्दो सस्ता पड़ता है बट हार्मफुल है फॉर द एनवायरनमेंट। तो सिंपल इसमें बायोपॉलीमर्स की बात कर रहे हैं कि जो इजिली डिकम्पोज हो सकते हैं, बायोडिग्रेड हो सकते हैं और आपकी जो सॉइल है और जो बैक्टीरिया है उसको खत्म नहीं करेंगे, एज कम्पेयर टू सिंथेटिक पॉलीमर जो कि एनवायरनमेंट को बहुत सारे पोल्यूशन के साथ साथ में उसकी इंसिनरेशन करते हैं। मींस जो भी आपकी ह्यूमिडिटी है, जो भी आपकी सॉइल में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको ये एंड कर देता है। सो सिंपल यहाँ पे ये फैट, वेजिटेबल, शुगर और प्रोटीन्स को यूज करेंगे टू क्रिएट बायोपॉलीमर्स। बाकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, बेनिफिट्स दे रखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कम करेगा आपके एटमॉस्फेयर में, सिंपल पोल्यूशन रिड्यूस करेगा। और जो आपकी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जो आपकी फसलें उगाई जाती हैं, उसको सॉइल को ये डिप्लीट नहीं करेगा। Again, next organization that is UNICEF, United Nations International Children's Fund. It has said that Indian suppliers are the third largest provider of organizations health and nutrition support to children globally. तो यूनाइटेड नेशन की जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज्यादातर बच्चों के लिए काम करते हैं। यूनिसेफ का मेन काम क्या है? फॉर एग्जांपल, आपके अफ्रीका में देयर आर मल्टीपल कंट्रीज जहां पे ज्यादातर बच्चे क्या हैं, दैट आर पॉवर्टी ड्रिवन। दिस इज पॉवर्टी ड्रिवन सोसाइटी। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो भूखमरी का और गरीबी का शिकार होते हैं। साथ साथ में यहाँ पे हेल्थ हैजर्ड्स बहुत सारे हैं और इन्हीं हेल्थ हैजर्ड्स को ठीक करने के लिए एजुकेशन, इनको न्यूट्रिशन, ऑल्सो दे आर न्यूट्रिशन रिडन। यहाँ पे इनको न्यूट्रिशन भी उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। इधर नहीं चलता मिड डे मील, इंडिया में चलता सरकारी स्कूल में, यूनिसेफ में कोई मिड डे मील नहीं है। सो यूनिसेफ जो है अपने डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम चलाती है और उसके थ्रू जितने भी लोग, चाहे वो वॉर के कारण, चाहे वो गरीबी के कारण, हेल्थ के कारण, न्यूट्रिशन के कारण, जहाँ पे बच्चों में अंडर ग्रोथ हो रही है या बच्चों की मृत्यु हो रही है या फिर बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, तो वहां पे ये यूनिसेफ काम करती है। तो यूनिसेफ ने नई एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बताया कि भारत से जो सप्लाई आती है ये तीसरी सबसे बड़ी सप्लाई है, जहां पे बच्चों के जो विश्व भर में बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पोषण के लिए भारत सबसे ज्यादा सप्लाई करता है गुड्स, या आप कह सकते हैं एक टाइप से हेल्प। हर एक कंट्री अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है यूनिसेफ के फंड के लिए, बट ये कह रहे हैं कि भारत जो है इसमें
3rd नंबर पे है, इंडिया का सप्लाई 3rd नंबर पे है। सो वैसे तो यूएन वाले हमारी ज्यादा वो प्रेज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे प्रेज की जा रही है। सो हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। सो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड इमरजेंसी फंड was established in 1946 aftermath of the World War। तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद ये यूनिसेफ को बनाया गया। मैंडेट क्या है? टू हेल्प चिल्ड्रन एंड यंग पीपल whose lives and futures were at risk no matter what role their country had played in the war। तो सिंपली कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जहां पे बच्चे जो थे एक टाइप से उनकी फ्यूचर, उनकी लाइफ के ऊपर रिस्क था, उनके एजुकेशन के ऊपर रिस्क था। तो ये फंड उस टाइम इसीलिए बनाया गया ताकि जितने भी देशों में ये वर्ल्ड वॉर हुआ है, जितने भी देशों में बच्चों के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं एडोलेसेंट है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, तो उनकी जो लाइफ है उसके ऊपर कोई रिस्क ना रहे, उनके फ्यूचर के ऊपर रिस्क ना रहे। तो इसलिए ये फंड बनाया गया था। और इसमें ये मैटर नहीं करता आप कौन सी कंट्री से हैं और आपने वर्ल्ड वॉर में क्या भूमिका निभाई है, ये सभी के लिए ही यहाँ पे फंड रखा गया है। लगभग 190 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और मेन काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड। हर एक बच्चे का जो अधिकार है उसको संरक्षित करना इनका मेन काम है। फंड क्या है? वॉलंटरली कोई भी कंट्री इसमें अपना योगदान कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है, चाहे गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, कोई भी इसमें हेल्प कर सकता है। और इनको अवार्ड भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे दे रखा है। अवार्ड कब कब दिया गया? नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1965 में, इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया 1989 में, और प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दिया गया 2006 में। सो इनके इतने ज्यादा वेलफेयर के काम है कि जिसकी वजह से वो लगी तो नहीं किसी को? चल रहा है अभी, बंद करो, ऊपर से गिर गया सर। थोड़ा दूरी बैठना पंखों से, उससे भी दूरी रहो बस। डर लग रहा है? नहीं दूर रहो, नहीं गिरता आप पे। सो मेन काम क्या है इनका? टू save or protect the rights of the children, right? So ये मल्टीपल जगह पे काम करता है। हेडक्वार्टर यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क सिटी में। सो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट, व्हाट इज थर्ड मिसाइल सिस्टम? THAAD मिसाइल सिस्टम। So as Israel intensifies its military operation against Hezbollah militants in Lebanon, the United States announced it will deploy a missile defense system, that is Terminal High Altitude Area Defense Battery, to Israel। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे इजराइल अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, अपने मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ा रहा है, कहां पे? लेबनान में। और हिजबुल्लाह के जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनको खत्म करने के लिए यूएस ने कहा है, क्योंकि यूएस लेबनान के साथ में, तो उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ यहाँ पे एक सिस्टम, मिसाइल सिस्टम को यहाँ पे खड़ा करेंगे जिसका नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड बैटरी सिस्टम, या फिर इजराइल के खिलाफ से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो दिस इज THAAD बैटरी। सो अब ये है क्या मिसाइल सिस्टम, उसके बारे में देखना है आपको। So it is a missile defense system that can engage, destroy short, medium, intermediate range ballistic missiles during their terminal phase of flight। For example, अगर इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ी जा रही है और वो टर्मिनेट होने वाली है, मतलब अभी उसका एंड टाइम है जहां पे उसने ब्लास्ट करना है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो थर्ड मिसाइल है, दैट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल, ये टर्मिनेट होने से पहले उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ये इजराइल के खिलाफ लेबनान में इंस्टॉल की जाएगी। और इंस्टॉल करने वाला कौन है? थर्ड पार्टनर, दैट इज यूएस इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। की फीचर क्या है? इट हैज अ हिट टू किल अप्रोच व्हिच ब्लास्ट मिसाइल्स एज दे एंटर देयर टारगेट जोन ड्यूरिंग देयर डिसेंट। तो जैसे जैसे कोई शत्रु की मिसाइल या फिर एनिमी की मिसाइल किसी दूसरी कंट्री में जाकर टर्मिनेट होने वाली है, ब्लास्ट करने वाली है, उसकी जर्नी खत्म होने से पहले पहले, टारगेट हिट करने से पहले पहले इसको हवा में ये हिट कर देगा। It uses kinetic energy to destroy incoming nuclear warhead।
तो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। टारगेट रेंज कितनी है इसकी? 150 से लेके 200 किलोमीटर तक इसकी एक रेंज है। और डेवलपमेंट किसने किया है तो उसके बारे में स्टोरी दे रखी है कि यूएस ने इसको डेवलप किया था जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया था इराक में स्कूड मिसाइल अटैक्स ड्यूरिंग द पर्शियन गल्फ वॉर इन 1991। तो ये स्टोरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, पार्ट ऑफ आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सिंपल यहाँ पे इसको ये इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड थर्ड इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल या एरिया डिफेंस मिसाइल। नेक्स्ट है हेबर-बोश process. 100 million tons of nitrogen are now removed from the atmosphere and converted into fertilizer by Haber-Bosch process, adding 160 million tons of reactive nitrogen to the soil. आपने नाइट्रिफिकेशन पढ़ा था, है ना? आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ा। दो टाइप के न्यूट्रिएंट साइकिल थे, एक था गैसियस, एक था सेडिमेंट्री। गैसियस में आपका एक तो कार्बन साइकिल आता है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आता है, तीसरा आपका आता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नाइट्रोजन आगे चलकर अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन बनाता है। सो नाइट्रोजन टू अमोनिया, अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट्स, एंड देन प्लांट्स में, प्लांट्स के बाद वो ह्यूमन कंजम्पशन में अमाइनो एसिड में। तो ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को छोटा करने के लिए एक प्रोसेस है, दैट इज हेबर-बोश प्रोसेस। तो इससे क्या है कि हवा में जितनी भी आपकी नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, जो भी आपकी एयर में या फिर एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, उसको इजिली इस सीधा डायरेक्ट आप फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आपको नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, फिर जाके वो एक टाइप से फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। वो एक लंबा प्रोसेस है, बट ये कह रहे हैं कि अगर हेबर-बोश प्रोसेस को यूज करेंगे तो नाइट्रोजन जो है उसको इजिली फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और लगभग कितनी 160 मिलियन टन जो आपकी रिएक्टिव नाइट्रोजन है उसको सॉइल में यूज किया जा सकता है एग्रीकल्चर के लिए। सो हेबर-बोश प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है नाइट्रोजन को फिक्स करने की विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट फर्टिलाइजर। तो सिंपल हेबर-बोश प्रोसेस में क्या है, जो आपकी नाइट्रोजन दैट इज N2 जो कि हवा में फ्रीली अवेलेबल होती है, उसको आपने अमोनिया में कन्वर्ट करना है। और इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो और अमोनिया किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे चलकर ये आपके प्लांट्स के जितने भी फर्टिलाइजर बनते हैं वो अमोनिया से ही बनते हैं, राइट? सो ये इजी प्रोसेस है। सो प्रोसेस काम कैसे करती है ये यहाँ पे दे रखा है, बट सिंपल हेबर प्रोसेस या हेबर-बोश प्रोसेस इज रिलेटेड टू फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, एंड दैट अमोनिया कैन बी यूज्ड फॉर द प्लांट फर्टिलाइजर। की फैक्ट अबाउट जॉर्डन वैली, बहुत न्यूज में रहता है ये। इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, है ना? और क्या है? इजराइल, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, ये हमेशा खबर में रहते हैं। इन्होंने रहना भी है क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। जैसे कि भारत पाकिस्तान का कोई अंत नहीं है, वो कभी हमारे ऊपर अटैक, कभी उनका उसके ऊपर अटैक, सीज फायर, वायलेशन चलता रहता है। बड़ा आजकल थोड़े शांत है क्योंकि मनी नहीं जा रही उनके पास। पहले 500 की जगह 1000 रुपए का नोट मिल जाता था, अब थोड़ा उसको भी कर दिया है। यूटी बनने के बाद ज्यादा फर्क पड़ गया, पर फिर भी अटैक कर रहे हैं। कठुआ तक पहुंच जा रहे। कठुआ कहाँ है? जम्मू के पास। सो ये आपकी एक रिफ्ट वैली की तरह दिखा रखा है इन्होंने। इजराइल है, इसके साथ साथ में देर इज जॉर्डन, अमान, फिर जेरूसलेम, जिसे यरूशलेम भी कहते हैं, ये डेड सी। So this region is very famous for multiple type of tensions, conflict या फिर war. So Shiite militia group Islamic resistance in Iraq recently claimed responsibility for conducting two drone strikes on the Israeli site in the Jordan Valley. ये कह रहे हैं कि एक शियाइट, जैसे मुस्लिम्स में देर आर टू टाइप ऑफ सेक्शंस, एक है शिया, एक सुन्नी। तो कह रहे जो शिया मिलिशिया ग्रुप है, मतलब आतंकी ग्रुप है, उन्होंने इस्लामिक रेजिस्टेंस के चलते, जो कि एक इस्लामिक रेजिस्टेंस है इराक में, उन्होंने क्लेम किया है कि हमने अटैक करवाया, 2 ड्रोन से हमने अटैक करवाया। किसके ऊपर? इजरायली साइड जो कि जॉर्डन वैली में है। अब एक और भी है व्यक्ति जो बहुत सारे क्लेम करता है, आपको पता ही है, न्यूज में बना रहता है कहीं पे कुछ भी हो जाए ये हमने करवाया है, इंडिया में, है ना? आजकल बहुत न्यूज में है। सो वैसे ही इन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इजराइल की जो 2 जगहों पे जॉर्डन वैली में जो अटैक हुआ है वो हमने करवाया है और ड्रोन से अटैक करवाया। सो रिफ्ट वैली है ये, जॉर्डन वैली इज अ रिफ्ट वैली दैट इज इन द मिडल ईस्ट इन साउथ
वेस्टर्न एशिया। तो साउथ वेस्टर्न एरिया के साथ में लगते मिडिल ईस्ट का पार्ट है आपका जॉर्डन वैली या रिफ्ट वैली है, मींस फॉल्टिंग के कारण बनी है, राइट। इट इज अ सेगमेंट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन rift system. The Jordan Valley is about 107 kilometers long, stretches from the Sea of Galilee and to the north of Dead Sea to the south. So इसके सिंपल समझिए कि ये जो आपकी रिफ्ट वैली है, जॉर्डन रिफ्ट वैली, ये मिडिल ईस्ट में है बट साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल साउथ वेस्ट में है, राइट। और ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का भी पार्ट है, जॉर्डन वैली। वहीं से स्टार्ट होती है आपकी पूरी की पूरी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। आपने डायग्राम बनाया था जब हम फॉल्टिंग कर रहे थे, वहां पे अपने लेक्स के नाम भी लिखे थे। तो ये जो आपकी रिफ्ट वैली स्टार्ट होती है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये जॉर्डन से शुरू हो जाती है, राइट। अब ये जॉर्डन वैली जो है, इसका टोटल एरिया लगभग 105 किलोमीटर लंबा है और ये लगभग सी ऑफ गैलीली तक फैली हुई है, जो कि इसके नॉर्थ में लगता है। इसके साउथ में डेड सी है, राइट। सो जॉर्डन रिवर के साथ में लोकेटेड है। जॉर्डन का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो इजराइल और वेस्ट बैंक के साथ लगता है। सो इट कंप्राइजेस ऑफ ओवर फिफ्थ ऑफ द टेरिटरी ऑफ वेस्ट बैंक। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो डेड सी इसके बिल्कुल साथ में है। इसके नॉर्थ में लग रहा है आपका गैलीली, सी ऑफ गैलीली। इसके साउथ में देयर इज डेड सी। सो दिस रीजन इज टोटली वॉर रिडन रीजन, और इस रीजन में आपको ज्यादातर जो कंट्रीज के नाम रखने याद और उनके बॉर्डर्स, दैट इज जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। आजकल ईरान थोड़ा ठंडा पड़ गया है माहौल। उसके अलावा आप ईरान, इराक भी याद रख सकते हैं। ये तो जब से मैं देखते हैं, जब से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इराक वाला इशू चल रहा था सद्दाम हुसैन का, जब थोड़ा सा एक्टिव हुए थे, थोड़ा एक्टिव होकर किताबें पढ़ने लगे थे और न्यूज़पेपर पढ़ने लगे थे। फिर गद्दाफी के बारे में पढ़ा था। तो धीरे धीरे अब ये बहुत सारी कंट्री में फैल चुका है। इस्लामिक कंट्रीज में वहाँ पे टेंशन है ही है। सऊदी में, यूएई में, कुवैत में, कतर में नहीं है, क्योंकि उनका मेन एजेंडा इकोनॉमिक पावर है। उनको ये नहीं होता कि हमने अटैक करवाना है या इन्वेड करना। वो कहते हैं जो आपके पास रिसोर्सेज हैं पहले उनको यूज करो, खुद को डेवलप करो, उसके बाद सारी कंट्री आपके पास आएगी। फॉर एग्जांपल अभी सबसे बड़ा जो फ्रॉड चल रहा है इंडिया में, दैट इज आईपीएल, है ना। आईपीएल पैदा ही किसने किया? दुबई वालों ने पैदा किया है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर इज इन दुबई, रीजनल सेंटर मुंबई। तो सारा का सारा दुबई से चलता है। और दुबई में कौन बैठे रखे हैं? सारे के सारे शेख नहीं बैठ रखे हैं। जहाँ पे ज्यादातर जो चल रहा है सिक्का, वो पुराने बॉम्ब ब्लास्ट वाले जो बंदे हैं, है ना, 1993 के, उनका काम है ये पूरा का पूरा। तो इसमें ये इस्लामिक नहीं चला रखा है पूरा का पूरा, क्योंकि इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं कि आईपीएल जैसी चीज 49 रुपीज लगा रहे हैं सभी, है ना, कि करोड़पति बनेंगे। आईएएस क्लियर करना इजी है उससे, है ना। 20 करोड़ लोगों में 1 करोड़पति बनना है, और 20 करोड़ लोग तो पेपर देते नहीं आईएएस का, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसमें 20 साल लग जाएंगे। वो तुक्का सिस्टम है और सब इस आस में। और मेरे को तो कई बार लगता है कि वो एक्चुअल में मोनोपलाइज करते हैं चीजों को। ऐसे ही किसी को भी खड़ा कर दिया, करोड़पति बना है, बाद में आपने तुमने देखा है बना है कि नहीं बना है। सो व्हाट इज आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बड़े टाइम बाद पॉलिटी का कोई आर्टिकल आया। पॉलिटी बहुत कम मारी थी इसमें। सो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिफ्यूज टू एंटरटेन अ पीआईएल seeking directions under Article 142 to include sexual offences against men, trans persons and animals under the newly elected भारतीय न्याय संहिता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, कि ये जो आर्टिकल 142 है, इसमें जितना भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है अगेंस्ट मेन, ट्रांस पर्सन और एनिमल्स, उनको भी इसमें ऐड किया जाए भारतीय न्याय संहिता के थ्रू, दैट इज आईपीसी के सेक्शन के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज किया। अब है क्या ये आर्टिकल 142? यहाँ देखिए, आर्टिकल 142 allows the Supreme Court to deliver justice in exceptional cases where existing provisions or laws are not applicable। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि ये न्याय दे सकता है कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में, राइट। कुछ एक अपवाद के जो आपके केस आते हैं, वहां पे मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहां पे कोई प्रोविजन ही नहीं बना है कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर
आपके कानून में अगर कोई ऐसी धारा ही नहीं बनी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है डिलीवरी या जस्टिस दिलाने के लिए काम कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि भैया एक दैट इज नेशनल कमीशन फॉर विमेन है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। नेशनल कमीशन फॉर मेन भी होना चाहिए। कुछ एक मेंस में आई है ये बात कि राष्ट्रीय महिला आयोग है, वैसे ही राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ड्रम में बंद कर दिया जा रहा है। हाँ, आपने देखा है क्या कुछ हो रहा है। सो इसलिए नेशनल कमीशन फॉर मेन की डिमांड की है। ऑल्सो ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए भी इन्होंने डिमांड की है, ऑल्सो एनिमल्स के लिए भी डिमांड की है कि यहाँ पे तो ध्यान देती नहीं सरकार, जहां पे देना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट को पास पावर है कि ये कुछ एक केसेस में, जिनको एक्सेप्शनल केसेस कहते हैं, जिनके ऊपर कोई संविधान में कोई ऐसी धारा नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं बना है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला ले सकता है या फिर जस्टिस दिला सकता है ना। सो आर्टिकल 142 सब क्लोज 1 स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. Any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout this territory of the country in such manner as may be prescribed or by or under any law made by the parliament and until provision in that behalf is so made in such manner the president may or by order प्रेस्क्राइब। सिंपल, बड़ी लंबी भाषा लिखी है इन्होंने। सिंपल कह रहे हैं कि आर्टिकल 142 का सब क्लोज 1 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपने अधिकार क्षेत्र को, अपने ज्यूरिडिक्शन को यूज करके ये ऐसे ऑर्डर भी जारी कर सकता है जिनके ऊपर कोई ऐसा अभी तक, मतलब किसी को अगर न्याय दिलाना है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से ऐसा फैसला ले सकता है, चाहे वो संविधान में हो चाहे ना हो, चाहे वो आपके कानून में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक एक्सेप्शनल केसेस में अपनी फैसला सुना सकता है, मतलब किसी को वर्डिक्ट दे सकता है, राइट। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ऐसा फैसला होगा या ऐसा जो भी न्याय होगा या ऐसा जो जस्टिस डिलीवरी होगी, ये भारत के हर एक, मतलब भारत की जहां जहां भी टेरिटरी है, चाहे अंडमान निकोबार में है, चाहे लक्षद्वीप में है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह ये रूल आपका फॉलो होना चाहिए। ऑल्सो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर ये पार्लियामेंट में नहीं है या इसके लिए ऊपर कोई अभी प्रोविजन नहीं बना है, प्रेसिडेंट चाहे तो इसको आगे प्रेस्क्राइब कर सकता है। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो आगे पार्लियामेंट को कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस चीज में ये फैसला सुनाया है, तो उसके ऊपर आप पार्लियामेंट में कानून भी बना दो, तो बाद में बिल पास करके उसको एक्ट बनाया जा सकता है और वो एक पक्का कानून हो सकता है। सो आर्टिकल 142 एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से फैसला सुना सकता है और इसको प्रेसिडेंट बाद में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू पार्लियामेंट में बिल ला के सबसे आय करा के, यस करा के, पास करा के कानून बना सकता है। सिंपल। सो 142, तो 142 लाना क्यों जाते थे, यहाँ पे ऊपर भी पढ़ लीजिए। It deals with the Supreme Court's power to exercise its jurisdiction or pass an order for doing complete justice in any cause or matter pending before it। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैटर आता है, कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को किसी को न्याय दिलाना है, बट न्याय कैसे दिलाए, सुप्रीम कोर्ट भी आईपीसी पढ़ता है, 4-5 किताबें हैं आपकी बहुत बड़ी बड़ी, है ना, जैसे कि हिंदू मैरिज लॉ है या हिंदू अडॉप्शन लॉ है, वो सारी चीजों को पढ़ के ही आए होते हैं वकील या फिर जज, तो उसी के हिसाब से आपको फैसला सुनाते हैं। कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई केस आ जाए जहाँ पे कहीं पे कोई कानून की किताब नहीं है या संविधान की किताब में नहीं लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शनल केस में भी अपनी जुरिडिक्शन यूज करके, अपना अधिकार यूज करके किसी को जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस दिलाने में हेल्प कर सकता है। इट प्रोवाइड्स एपेक्स कोर्ट विद अ स्पेशल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर and is meant to provide justice to litigants who have suffered transverse illegality or injustice in course of legal proceeding। तो अगर कानून के दायरे के हिसाब से मान लो किसी व्यक्ति ने इलीगल तरीके से, मतलब गैर कानूनी तरीके से उसके साथ कोई, मतलब ऐसी इनजस्टिस हुई है, अन्याय हुआ है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यहाँ पे यूज कर सकता है। बाकी ये दो हमने पढ़ लिए थे। If a legislative enactment seeks to make unenforceable the decree or order of the Supreme Court made under Article 142 in relation to the cause and the parties between whom it was made, such law would be void for contravening between the Article 142 subclause 2। सिंपल कह रहे हैं, मान लीजिए आर्टिकल 142 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक्सेप्शनल केस में, किसी एक्सेप्शनल कानून में, मतलब जो कानून हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिख रखा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई फैसला सुना देता है और बीच में लेजिस्लेटिव मतलब आपका पार्लियामेंट आके अगर दखल करता है,
तो पार्लियामेंट का जो इंटरवेंशन हो वो वॉइड या नल होगा, उसको नहीं माना जाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही यहाँ पे माना जाएगा। दिस पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू सप्लांट सब्सटेंशियल लॉ एप्लीकेबल टू द केस और कॉज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट। तो सिंपल कह रहे हैं कि अब ये जो 142 एक्सेप्शनल केस में यूज किया जाता है, इसको आप मिस यूज नहीं कर सकते। लास्ट लाइन का सिंपल ये मीनिंग है, राइट। और जो आपके पास लॉ है, जो लॉ एप्लीकेबल है, वो तो चलेगा ही चलेगा, बट उस लॉ के दायरे के बीच ही आना चाहिए। मतलब कुछ भी एक्सेप्शनल केस में एक्सेप्शनल आप फैसला नहीं सुना सकते कि ये तो केस भी एक्सेप्शनल है तो फैसला भी एक्सेप्शनल हो गया। एक्सेप्शनल का मतलब क्या है कि कानून के दायरे के बीच होना चाहिए, सब्सटेंटिव नहीं होना चाहिए। सो मैन ट्रांसपर्सन और एनिमल्स के लिए ही है। नेक्स्ट इज माउंट एडम्स। माउंट एडम्स जो है ये वॉशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो वॉशिंगटन डीसी, डीसी क्या है इसमें? वॉशिंगटन डीसी में डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। गुड। सो माउंट में एम बहुत छोटा हो गया है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। So this is Mount Adam, Washington's largest volcano, has recently shown surge in seismic activity after remaining largely dormant for thousands of years. ये कह रहे हैं कि वॉशिंगटन का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, जिसका नाम माउंट एडम्स है। और ये जो वोल्केनो है या माउंटेन है, काफी समय से डॉर्मेंट था, मतलब साइलेंट था, बट रिसेंटली इसमें कुछ एक सिस्मिक एक्टिविटी देखी गई है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद, कुछ एक हजारों सालों के बाद। सो अब मुझे आपने बताना स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है। स्ट्रेटोवोल्केनो, शाबाश, स्ट्रेटोवोल्केनो। सो माउंट एडम, इट इज अ स्ट्रेटोवोल्केनो located in Washington state, that is US। 12,277 मतलब 3742 मीटर इसकी हाइट है। 29 किलोमीटर के एरिया में, 18 मील के एरिया में फैला हुआ है। माउंट एडम इज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन दी वॉशिंगटन, सरपासिंग माउंट रेनियर, दैट इज द स्टेट्स हाईएस्ट पीक बाय वॉल्यूम। सो अगर हम बात करें माउंट रेनियर, ये सबसे, अगर हम बात करें सबसे ऊंचा आपका या बड़ा आपका जो माउंटेन है, माउंट रेनियर स्टेट की सबसे हाईएस्ट पीक है, मतलब यूएस की सबसे हाईएस्ट जो चोटी है, दैट इज, या सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, वो माउंट रेनियर है। उसके बाद सेकंड पे है आपका माउंट एडम, और ये लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से, दूसरा वॉल्यूम के हिसाब से है। माउंट एडम लाइज इन द मिडल ऑफ माउंट एडम्स वोल्केनिक फील्ड। सो अब मुझे स्ट्रेटोवोल्केनो बताओ आप, नीचे लिख रखा स्ट्रेटो। स्ट्रेटोवोल्केनो ऑल्सो नोन एज composite volcano. It is tall, steep, cone-shaped type of volcano. तो स्ट्रेटो क्या होता है? स्ट्रेटो मीन्स स्ट्रेटिफाइड, लेयर्स, लेयर बाय लेयर बना होता है ये। और कंपोजिट कौन है ये? और यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा होती है, स्टीपनेस ज्यादा होती है, ऊंचाई ज्यादा होती है, और कॉनिकल शेप का होता है। Unlike flat shield volcanoes, they have higher peaks. So they are built by successive layers of ash and lava, उससे बनता है। तो आपने वोल्केनोस की टाइप्स को याद रखना है जी, एग्जाम में आता है। जयशंकर जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद जो बेस्ट आपके मिनिस्टर हैं, दैट इज जयशंकर जी, क्योंकि ये खुद ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में रह चुके हैं। सो ई माइग्रेट पोर्टल, सिंपल, माइग्रेट करने के लिए ई माइग्रेट पोर्टल को यूज करिए और माइग्रेट हो जाइए, निकल जाइए। दैट इज द गवर्नमेंट का मेथड। सो इनॉग्रेशन ऑफ ई माइग्रेट 2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप बाय डॉक्टर एस जयशंकर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 14 अक्टूबर 2024, सुषमा स्वराज भवन, न्यू दिल्ली। तो जो इनका भवन है ये एक्सटर्नल अफेयर का, उसका नाम सुषमा स्वराज, और अभी उनके नाम पे भी तो है फाइनेंस वालों का जो है अरुण जेटली, एक स्टेडियम का नाम भी अरुण जेटली के नाम पे, आई थिंक दिल्ली वाली स्टेट में शायद फिरोजा कोटला है ना, फिरोजा कोटला का नाम है। सो ई माइग्रेट पोर्टल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फैसिलिटेट एंड मैनेज माइग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। भारतीय नागरिक जो कि बाहर देशों में जाकर एम्प्लॉयमेंट या फिर रोजगार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये उनको सुविधा प्रदान करेगा, उनका जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है उसको मैनेज करेगा, उसका प्रबंधन करेगा, लोगों को सेफ एंड ट्रांसपेरेंट
फ्रेमवर्क के थ्रू माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करेगा ताकि उनको बहुत सारी टाइप की जो आपकी सर्विसेज मिल जाएं। इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, हेल्पलाइन, इंटीग्रेशन विद सर्विसेज, अवेयरनेस कैंपेन्स उनके लिए चलाया गया। Swell waves. This is the Indian National Center for Ocean Information, हैदराबाद। ये याद रख लिया करो, कई बार ना पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। इंडियन नेशनल Center for Ocean Information Services in COIS, it is in Hyderabad, has issued extensive advisories for swell waves for Andaman Nicobar and Lakshadweep Island as well as part of coastal area। तो जो भी समुद्र के निकट के क्षेत्र हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वहां पे स्वेल नाम की लहरें आई और ये जो है लॉन्ग वेवलेंथ की होती लहरें हैं जो कि सरफेस के ऊपर आ जाती हैं। सो स्वेल इज अ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द सी। These are composed of series of surface gravity waves। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि कुछ एक लहरें जो है आपके सरफेस के ऊपर आ चुकी हैं और उसी को कह रहे हैं स्वेल। So they organize themselves into groups of similar height periods and then travel long distances without much change। So ये local winds के कारण नहीं होती, कुछ एक स्टॉर्म्स के कारण, कुछ एक हरिकेन्स के कारण, कुछ एक साइक्लोन के कारण आती है। मतलब जो नॉर्मल हवाएं चलती हैं समुद्र से जिसको लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कहते हैं उसके कारण नहीं आती है। ज्यादातर इनका जो कारण है दैट इज डिस्टेंट स्टॉर्म। अगर कहीं पे दूर कहीं हरिकेन नाम की सिचुएशन बन रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम की चीज बन रही है, तो उससे ये लहरें कोस्टल एरिया से सरफेस की तरफ को आती है। यहाँ पे देखिए पानी जो है वो घरों तक घुस गया जाके। आगे चलो आगे। Who are हिबाकुशा? इनको अवार्ड मिला है, पढ़िए कौन सा अवार्ड मिला है? नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024। सो निहोन हिदानक्यो, the organization that worked for the welfare of survivors of the 1945 bombings of Hiroshima, Nagasaki, called Hibakusha, has been awarded Nobel Peace Prize for 2024। तो निहोन हिदानक्यो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी जापानीज पेनिनसुला में जो वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए, एटम बॉम्ब फेंके गए, वहां पे बहुत सारे लोग थे। उनके सर्वाइव के लिए, उनके ध्यान रखने के लिए, उनको बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे एफर्ट्स किए और इनको हिबाकुशा कहते हैं। सो इसको हिबाकुशा कहते हैं जिन्होंने लोगों को बचाने में काम किया है। तो इनको एक टाइप से अवार्ड दिया गया है इस बार, नोबेल पीस प्राइज 2024 का। ये वैसा ही एक बॉम्ब है जिसका इम्पैक्ट देखा जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड डे बनाया गया है अक्टूबर 16 तारीख को। तो कौन बनाता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अक्टूबर 16 across the globe to honor the establishment of food and agriculture organization। तो अक्टूबर 16 को फूड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, और उसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है इकट्ठा ही। सो स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसके लिए है ये? इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर, भूखमरी को रोकने के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट, 1945 से काम कर रही है। मेन इनका मैंडेट क्या है, उद्देश्य क्या है? टू इंप्रूव न्यूट्रिशन, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, रेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन रूरल पॉपुलेशन, कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लोगों में पोषण को सुधारना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और साथ साथ में जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है रूरल पॉपुलेशन में, तो जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में पॉपुलेशन रहती है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना और ग्लोबल इकोनॉमिक जो आपका ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करना। सो दिस इज आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री, फिशरी, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, सारे के सारे इसमें कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज रूपकुंड लेक। क्लाइमेट चेंज के कारण जो रूपकुंड लेक है इसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट देखे गए हैं। उत्तराखंड की ये लेक है जो कि धीरे धीरे सूखती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। सो क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग, क्या कह रहे हैं बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, लेयर्ड वोल्केनो ही होता है ये।
क्लाइमेट चेंज के कारण मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे प्रभाव देखे गए हैं। रूपकुंड लेक जो कि उत्तराखंड में है और धीरे धीरे ये सूखती जा रही है। सो रूपकुंड का दूसरा नाम है लेक ऑफ स्केल्टन्स, यहाँ बहुत सारे स्केल्टन मिलते हैं। इट इज अ ग्लेशियर लेक इन उत्तराखंड, तो ग्लेशियर से बनी हुई लेक है ये। लगभग 16,000 फीट, 16,500 फीट पे है ये, एट दी बेस ऑफ माउंट त्रिशूल, जो कि गढ़वाल हिमालय में है। तो माउंट त्रिशूल के बिल्कुल नीचे बेस पे, उसके आधार पर ये लेक पाई जाती है। 130 फीट इसकी विड्थ है। लेक इज एनकेस्ड इन आइस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ईयर, पूरा साल ये बर्फ से ढकी रहती है। इट इज सराउंडेड बाय स्नो कैप्ड पीक्स एंड लश ग्रीन मीडोज। सो दिस इज आपका रूपकुंड। अब मिस्ट्री पढ़नी है तो मिस्ट्री के लिए आपसे अलग से यहाँ पे दे रखा है कि स्केल्टन की लेक क्यों कहा जाता है, या फिर लेक ऑफ स्केल्टन क्यों कहा जाता है। व्हाट इज हेल फायर मिसाइल? वो नीचे है मिसाइल, ऊपर ऊपर क्या है? ये लड़ाकू विमान है ना। दिस इज एयरक्राफ्ट, ये है। सो ग्रेडेड एक्शन प्लान कहाँ गया? What is Hellfire missile? India recently concluded a deal with US for procurement of 160 AGM-114R Hellfire missile. तो भारत ने अभी रिसेंटली एक समझौता किया है, एक डील की है यूएस के साथ, ताकि हम वहां से प्रोक्योर कर सके, खरीद सके 170 AGM-114R Hellfire मिसाइल। अब ये मिसाइल जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड, समटाइम्स एयर टू एयर laser guided subsonic tactical missile used by the US military as well as 30 US allies। तो कह रहे हैं कि ये जो AGM-114R Hellfire मिसाइल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पॉपुलर है, क्योंकि शॉर्ट रेंज के लिए इसको एयर टू सरफेस या फिर कई बार एयर टू एयर भी आप यूज कर सकते हैं। हवा से हवा में ही मारक क्षमता है इसकी, हवा से सतह के ऊपर भी मारक क्षमता है, सबसोनिक है, टैक्टिकल मिसाइल है। सिर्फ यूएस ही नहीं यूज कर रहा है, यूएस के अलावा 30 जो यूएस के अलाइज हैं, जो यूएस के साथ काम करते हैं, उन कंट्रीज के पास भी ये मिसाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मिसाइल इज यूज्ड टू टारगेट आर्मर्ड व्हीकल्स इंक्लूडिंग टैंक्स, बंकर्स, रेडार सिस्टम, एंटीनास, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, सॉफ्ट टारगेट्स, हॉवरिंग हेलीकॉप्टर्स। तो इसको कहां कहां यूज कर सकता है वो दे रखा है इन्होंने, कि आप आर्मी के व्हीकल्स जो भी हैं, ट्रक्स वगैरह, उनके ऊपर, टैंक्स के ऊपर, बंकर्स के ऊपर, रेडार सिस्टम, उनके एंटीना, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और जितने भी सॉफ्ट टारगेट है, या फिर हेलीकॉप्टर भी इससे उड़ाया जा सकता है। सो इसीलिए दिस इज हेलफायर मिसाइल, यूएस की है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल चले हम गाना गाते गाते, है ना, बट प्रॉब्लम क्या है, हवा ही नहीं अच्छी है। और कह रहा है भैया, और कह रही भैया हवा अच्छी नहीं है। कहता मैं क्या करूं, मम्मी से चांटे पड़ते हैं, जाना ही पड़ेगा स्कूल। दोनों बेचारे आपस में बात करते जा रहे हैं, बस सांस नहीं ले पा रहे, सांस भारी हो रही है। क्यों? क्योंकि लेटर ऑन बेचारे अस्थमा का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं। So this is Graded Response Action Plan, GRAP. Center's Air Pollution Control Panel for Delhi NCR recently directed state governments in the region to implement the first stage of Graded Response Action Plan. तो केंद्र सरकार की जो पोल्यूशन कंट्रोल का जो पैनल है, जिसको कहते हैं CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने दिल्ली NCR में हाल ही में डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप जल्द से जल्द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को यहाँ पे इंप्लीमेंट करें। पहले स्टेज में, पहले चरण में आप इसको शुरू करें। अब GRAP है क्या? सो इट इज अ फ्रेमवर्क डिजाइन टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन द दिल्ली NCR रीजन। तो एक ऐसी फ्रेमवर्क बनाया गया है, सरकार की तरफ से फॉर्मूला बनाया गया है कि आप दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, उसके साथ कैसे एक टाइप से लड़ाई लड़ सकते हैं। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म। Implementation is triggered when the air quality index reaches poor level। तो कह रहे कि एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है, प्रक्रिया है, जब भी यहाँ पे आपातकालीन स्थिति होगी तब इसको ये यहाँ पे शुरू करते हैं। ये कह रहे कि जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका AQI पुअर लेवल पे चला जाता है, तब इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ड्यूरिंग दी विंटर मंथ्स। तो विंटर में क्या है, यहाँ पे स्मोक बनता जाता है और उस टाइम पे आपको इसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और इसको चलाता कौन है? दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR एडजॉइनिंग ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ GRAP। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का भी इसमें रूल रहता है। सो इसको ज्यादातर सर्दियों में जब एयर क्वालिटी बिगड़ जाती है उस टाइम पे यूज किया जाता है। 6 मिनट दे दीजिए और 19 हुए हैं, 6 मिनट्स और। कहाँ पहुंचे? 128। वेरी गुड, चलने दो।
So West Nile virus. Ukraine is grappling with severe outbreak of West Nile virus, with health official raising alarms as death toll rises. तो यूक्रेन जो है यहाँ पे एक नया वायरस शुरू हुआ है, दैट इज वेस्ट नाइल वायरस, और इसके कारण जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी अलार्मिंग सिचुएशन को घोषित कर दिया है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है इसी वेस्ट नाइल वायरस के कारण। सो वेस्ट नाइल वायरस है क्या? सो वेस्ट नाइल वायरस is a member of Flavivirus genus, belongs to family Flaviviridae. It was first isolated in a woman in the Nest Wild district of Uganda. तो युगांडा में एक वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था, एक महिला को हुआ था पहले वायरस। इट इज कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। तो इन सभी क्षेत्रों में ये वायरस पाया जाता है। According to World Health Organization (WHO), it is typically spikes between summers and autumn months of June and September. तो सिंपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये जो वायरस है ज्यादातर स्पाइक रेट होता है, मतलब फैलता है, बढ़ता है जब समर चल रहे होते हैं या फिर ऑटम मंथ चल रहा होता है, मतलब जून से लेकर सितंबर में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन ह्यूमन इन्फेक्शन इज मोस्ट ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो कट करता है या बाइट करता है किसी भी इंसान को तो उसमें ये इन्फेक्शन फैल सकता है। मॉस्किटोज बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे फीड ऑन इन्फेक्टेड बर्ड्स व्हिच सर्कुलेट द वायरस इन देयर ब्लड फॉर अ फ्यू डेज। तो सिंपल मॉस्किटो क्या है, कहां से इन्फेक्ट होता है? मॉस्किटो भी इन्फेक्ट होता है जब किसी पक्षी के किसी डेड एनिमल या किसी भी पक्षी के कांटेक्ट में अगर आता है तो आगे से आगे फिर ये वायरस जो है इस मच्छर के थ्रू, इस मॉस्किटो के थ्रू आगे फैलाया जाता है। द वायरस में ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो ये जो आपका वायरस है अदर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है, जरूरी नहीं कि बर्ड से हो, पक्षियों से हो, बाकी एनिमल से भी हो सकता है, उनके ब्लड से हो सकता है या फिर अदर टिश्यू से हो सकता है। अब इसमें क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं? तो 80% जो इन्फेक्टेड पीपल हैं उनमें कोई सिम्टम नहीं दिखता पहली बार। प्रॉब्लम ये है, मतलब दिस इज असिम्प्टोमेटिक एंड इट कैन लीड टू वेस्ट नाइल फीवर एंड सीवियर वेस्ट नाइल डिसीज। तो बाद में ये एक बहुत ही सीवियर बुखार की तरफ या फिर आप कह सकते हैं फीवर की तरफ जाता है। 20% ऑफ पीपल हु बिकम इन्फेक्टेड विद दिस वायरस डेवलप Nile fever. Symptoms include fever, headache, tiredness, body ache, nausea, vomiting, occasionally with a skin rash. तो 80% तो लोगों में पता ही नहीं चलता कि ये वायरस है भी और या उसका कोई सिम्टम नहीं आता है। 20% लोग जिनमें ये होता है उनको एक फीवर आता है जिसको वेस्ट नाइल फीवर कहते हैं। अब इस फीवर के साथ में कुछ एक सिम्टम आते हैं कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा हैवी फीवर होएगा, सर दर्द होगी, थक जाएगा, थकावट ज्यादा होगी, बॉडी एक होगी, मतलब शरीर में दर्द होगी, नोजिया, वॉमिटिंग और साथ साथ में स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। सो फार 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, सबके नाम दे रखे हैं, टर्की एंड कोसोवो हैव रिपोर्टेड आउटब्रेक्स। तो बहुत सारी कंट्रीज है, लगभग 19 देशों में ये वेस्ट नाइल वायरस देखा गया है। कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगेन इट इज अ रेयर डिजीज, बहुत कम लोगों में पाई जाती है बट कोई इलाज नहीं है। तो इन सब चीजों को आप कोड कर सकते हैं अगर रेयर डिजीज के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपने बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना, आपके एनर्जी सेक्टर में। सो भारत बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है क्योंकि भारत ने ही फ्रांस के साथ मिलकर इसको बनाया है 2017 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद से। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, रिसेंटली सर्टेन raises for the 7th session, curtain raises for the 7th session of International Solar Alliance Assembly was hosted in New Delhi। तो ये जो असेंबली इस बार 7वीं बार दिल्ली में हो रही है, 3 से 6 नवंबर को हुई है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। 120 कंट्रीज के जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं, इनका एक ही मिशन है, क्लीन, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल। डिसीजन मेकिंग एजेंसी है, बाकी इसके बारे में दे रखा है, पूरा का पूरा इसी में दे रखा है, डेट से लेके एवरीथिंग। वो पिक्चर याद रखिए, हेडक्वार्टर इधर ही है, गुड़गामा में है ना। सो काजीरंगा नेशनल पार्क, मोर देन 446 बटरफ्लाई स्पीसीज have been recorded in the Assam's Kaziranga
national park, making it habitat with the second highest concentration in the country after the Namdapha National Park in अरुणाचल प्रदेश। तो कह रहे हैं कि लगभग 446 बटरफ्लाई की स्पीसीज यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये सेकंड हाईएस्ट है हैबिटेट किसके लिए, इन बटरफ्लाईज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे सबसे ज्यादा आपको ये स्पीसीज देखने को मिलती है। काजीरंगा में यही वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज सिचुएटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और स्टेट ऑफ असम में। ब्रह्मपुत्र वैली का फ्लड प्लेन है यहाँ पे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको दिया गया इस पार्क को, नेशनल पार्क को 1985 में। ये जो चीजें बोल्ड में है इनको तो पक्का याद रखिए। रिवर दिफालू यहाँ से फ्लो करती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की ही आगे ट्रिब्यूटरी है। सो और भी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी रिवर्स हैं। समर्थ स्कीम कर दें फ्री, ओके। सो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लगभग कितने हो गए 131। सो आपका टेस्ट है, वो टेस्ट आपने कंप्लीट करना है। जितने भी आपकी पेंडिंग असाइनमेंट है उनको आज करिए, सजेस्ट मैं ये करूंगा। आज आके थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट करके शाम के समय उठ के जितनी भी असाइनमेंट उनको लिखने वाला काम आज निपटा लो। दो जो आपकी आगे छुट्टियां आ रही है उनको आप रिवीजन के लिए यूज करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। सो लिखने वाला काम आज निपटा सकते हैं आप। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी अपने सारे के सारे असाइनमेंट कंप्लीट करो, और ये सारी असाइनमेंट आपने अपने ऐप के ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट में, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आप नहीं करते उसको, फिर वो जेपीजी फाइल होती है, आपने डायरेक्ट फोटो अपलोड कर दी होती है, फिर उसको चेक करना मुश्किल है, क्योंकि पीडीएफ फाइल को ही चेक किया जा सकता है, उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते। और पीडीएफ फाइल नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा सबमिट करने पड़ेगा, बचेंगे नहीं आप। आपको लग रहा है कि आप सिर्फ फोटो डाल देंगे और बच जाएंगे, आपको दोबारा कॉल किया जाएगा, फिर आपको पीडीएफ में करना पड़ेगा। एक मिनट, पीडीएफ आपने प्रॉपर्ली अपलोड करना है, दिखना चाहिए डायग्राम आपके ज्योग्राफी के, उसमें हर एक क्वेश्चन में होना चाहिए जो भी आप उसमें डायग्राम देख रहे हैं। लेट सबमिशन भी अभी आप सबमिट करिए इस वीकेंड पे, और ये वीकेंड आपके लिए लंबा ही है, 2 दिन छुट्टी है, तो उसमें कंप्लीट करके आओ असाइनमेंट। बाकी पढ़ना भी है, पता लग जाएगा, बट चांसेस हैं, बट फिर भी ट्राई करिए, कंप्लीट करें। वो आपको सर बता देंगे मंडे का, बट आपकी कल तो छुट्टी है ही है।